लिखिएगा सबसे पहला नर्मदा घाटी परियोजना। अब आपका ज्योग्राफी खत्म है, अब एक्स्ट्रा ये सब चीज़ सब है। अब उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाएंगे, कुछ चुन चुन के पढ़ा देते हैं, जैसे ही हुआ हरित क्रांति, तो सब अब एक्स्ट्रा करेंट डाटा से पढ़ाने वाला है कि करेंट डाटा में डैम बदल जाता है और बन गया हो, उसके बाद फिर से हो जाता है कि जैसे कि हरित क्रांति हो गई उस स्वरूप में, या फिर से कृषि, तो कृषि का जो फसल है, खनिज अब पढ़ना है, तो इस सब में डाटा नया डाटा होता है हर एक साल दूसरा, जैसे कि 21, 22, 23 में सर्वे होती है और भारत सरकार का रिपोर्ट आता है, उस अनुसार से पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए अब ज्योग्राफी ख़त्म है, आपका जो भी होगा वो करेंट डाटा के साथ पढ़ाया जाएगा। तो जो करेंट अफेयर होता है उसमें ऐड होगा कि इस बार कृषि आया तो कृषि में क्या आया, तब उसके अनुसार। हाँ होता है। नर्मदा घाटी परियोजना लिखेगा, घाटी परियोजना। तो जान रहे हैं कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं मतलब क्या हो गए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहने का मतलब हो गया कि नदी के ऊपर क्या बना दी गई, बांधे बना दी गई है। अब उस बांध पे क्या हो गया कि बहुत सारे परियोजनाएं मतलब हो गई कि बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक बनाया जाता है ना उस पर, तो अब बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जाए या तो सिंचाई करने के लिए उपयोग किया जाए। तो वही होता है कि क्या हो गया कि किसी नदी पर के क्या हो रहा है, नदी घाटी पे जो परियोजनाएं बनाई जा रही है उसी के बारे में पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे अभी नर्मदा घाटी परियोजना, और नर्मदा घाटी परियोजना की क्या विशेषता है, सो इसका विस्तार क्या है, सो किस तरह से लाभदायक है, सो नर्मदा नदी है कहाँ पे, कौन कौन राज्य से बहती है, सो तो लिखेंगे सबसे बड़ी नदी है कौन सी नदी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा घाटी परियोजना है, वो भारत की कैमी है 5वीं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, सबसे बड़ी है। उसके बाद कह रहा है कि इस परियोजना को जो बनाया गया, तो कहे थे ना कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस किस रूप में उपयोग होती है, या तो बाढ़ नियंत्रण के लिए, या सिंचाई के लिए, या विद्युत उत्पादन के लिए। तो अब यहाँ पे क्या क्या कर रहा है कि ये क्या है, विस्तृत क्षेत्र बहुत बड़े जगह पे फैली हुई है, तो किस किस के रूप में, सिंचाई के लिए, उसके बाद बाढ़ नियंत्रण के स्वरूप में, मतलब अब कभी क्या है, खुली हुई नदी है नर्मदा नदी, तो डायरेक्ट बाढ़ का जल स्तर आता है तो नहीं पूरे मैदानी क्षेत्र में फैल जाती है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए बांध बना दिया गया जिससे क्या हो सके, जल स्तर को, पानी को रोका जा सके, तो इसलिए बनाई गई। उसके बाद क्या हो गया कि कभी बांध नहीं है, पानी पूरा निकल गया, तो जैसे ही क्या हो जाएगा कि जब अब सूखा भी क्षेत्र पड़ा तो उस समय में क्या हो जाएगा कि सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए ना अब स्टॉक करके, तो इसलिए बाढ़ का उपयोग हो रहा है। तो दोनों तरफ होती है, एक बाढ़ नियंत्रण के लिए, सूखा में सिंचाई के लिए भी। उसके बाद फिर से क्या, विद्युत ऊर्जा के रूप में। विद्युत ऊर्जा कैसे बनता है जानते हैं, किस तरह से विद्युत ऊर्जा होती है कि डैम होती है, डैम से, जैसे कि ये डैम हो गया, इस डैम से क्या होता है, पाइप निकाल दिया जाता है, होती है ना कि यहाँ से जैसे पाइप निकाल दी जाती है, इस पानी के पाइप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टरबाइन लगा दिया जाएगा, और इस टरबाइन क्या होता है, राउंड राउंड पूरा चक्कर करती है, और इस टरबाइन से क्या होती है, जो चक्कर करती है गोल गोल घूमता है, इसी से बिजली उत्पादन होती है ना, होता है कि इसकी पानी का जल स्तर यहाँ पे गिरेगा आके, अगर ये है ना यहाँ पे, तो इसको देख सकते हैं। ये फिल्म होगा, एक मूवी देखे होंगे, कौन सा मूवी, स्वदेश देखे हैं, शाहरुख खान का मूवी है स्वदेश। उस स्वदेश में क्या, नासा में जाके रहता है, नासा में उड़ते हैं साइंटिस्ट शाहरुख खान, तो वही यहाँ पे आता है जब ये भारत में, तो देखता है कि इस भारत में क्या है, यहाँ तो बिजली भी नहीं आती रहती है, तो वही वो गांव में क्या करते हैं कि यही डैम के नीचे से ये लगा के, पाइप लगा करके वहाँ पे बिजली उत्पादन करता है। स्वदेश मूवी में दिखाया गया बिजली बनाने का। तो यही क्या होता है कि टरबाइन ऊपर से आएगी बिजली के धारा में से, यही इस पे पड़ेगी, ये टरबाइन से क्या होता है, बिजली उत्पादन होती है। सो उसको मोटर लगा होता है, उसमें संग्रहित कर लेता है। अब आगे
चलेंगे, लिखिएगा। हाँ 1945 से 46 अभी हमको आज़ादी मिलने वाला है। 1945-46 में क्या, 46 में कैबिनेट मिशन आया ना, और कैबिनेट मिशन के तहत क्या हो गई कि अब हम लोग को काथी क्या हो जाएगा, संविधान सभा की बैठक हो जाएगी। अभी होगा ना अब 1946 में ना, हाँ उस समय में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तब हमको स्वतंत्रता का पूरा बातें मान ली गई है। अब हमको संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू हो रही है। अब 15 अगस्त 1947 में हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो अब अंग्रेज हमको जाने वाला, उसको दिन वहाँ पास हो चुका है। 1945-46 का काल है ना, तो अभी पारित हो चुका है वहाँ पे ब्रिटेन के संसद में पास कर दी गई है कि क्या होगा कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और 2 राष्ट्र का निर्माण कर दिया जाएगा, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो अब वहाँ पे वही 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, उसके पहले आता है क्रिप्स, उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। तो वो संविधान में है। अब ले चलिएगा तो हम उधर चल जाएंगे संविधान में। आइए यहाँ, चलिए हो गया ना क्लियर, डाउट नो है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सरदार सरोवर परियोजना। दिक्कत नहीं हो रहा है किन्हीं को, नया आदमी को दिक्कत पढ़ने में नहीं होगा, बैठने में तनका होगा कि बैठना पड़ता है 3-4 घंटा, देहात ना दिक्कत है ना तक को चली पड़ी मन लगेगा। लेकिन होता है कि शुरू में हाथ दर्द करने लगता है, कमर दर्द करने लगता है कि सर जी, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लिखना रोज है, रोज लिखिएगा, पूरा नोट्स रोज लिखिएगा। उसके बाद फिर सेकेंड क्लास चलेगा, तो उसमें एक्टिविटी चलेगा, आपको टेस्ट सीरीज चलेगा, फिर वो सब रीजनिंग ये सब चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा तो कि पढ़ाई ऐसे ही गए 1 घंटा 2 घंटा वाला में सोचता है कि ऐसे 1 घंटा गए जल्दी 1.5 घंटा में पढ़ाएंगे, पढ़ाई वैसे नहीं है। यहाँ पूरा टॉपिक चल रहा है ना, उसी तरह पूरा टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा। पूरा समय लगता है क्योंकि फाउंडेशन आपका है, तो फाउंडेशन टारगेट सब क्लास का अलग महत्व है। तो जैसे इसमें जाइएगा तो इसमें पूरा नीचे से ऊपर तक, इसमें आपको नीचे से कोई सवाल आप पढ़ सकते हैं। अदम आपको फाउंडेशन मतलब बेस, अभी आप क्या रोपे हैं, बांस का खेती की है, अभी 2 साल आपका जड़ नीचे जाएगा, अभी ऊपर दिखेगा नहीं कि हम में डेवलपमेंट आ रहा है, अभी जड़ नीचे जा रहा है। जब आपका पूरा बेस मजबूत हो गया तब बांस निकलेगा। उसके बाद बांस निकलेगा तो रुकेगा ही नहीं, तूफानों आएगा तो न गिरा पाएगा, नहीं गिरा पाता है। एक से कित्ता का विकास, मतलब एक से कित्ता का मतलब कि आप में इतनी नॉलेज हो गई है कि आप अपना से अब कित्ता को पढ़ा सकते हैं, उस तरह से हो गया कि ना। तो अब आपका नौकरी उद्देश्य नहीं रह गया, अब आप कहीं क्षेत्र में हैं, आप अपने तरह से आगे विकास कर सकते हैं, ये हो जाती रहेगा। सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पर कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा विस्तारित क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश। लेकिन जो ये सरदार सरोवर परियोजनाएं हैं वो कहाँ बनाई गई है, गुजरात में। टच करता है वहाँ से, विस्तार है नदी का विस्तार। नदी में ये सब पढ़ा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगातार पढ़ा रहे हैं। नदी हम पूरा पढ़ा के हम जैसे ही पढ़ते तब दूसरा टॉपिक में यूज होता है वो आके, हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए टॉपिक उसी तरह से सजा के पढ़ा रहे हैं। तो अब जैसे अब वहाँ नर्मदा था, आपको अब हमरा न बताना पड़े कि नर्मदा का विस्तार कहाँ है, हम पढ़ा दिए नदी पूरा, नर्मदा पूरा पढ़ गए कि कहाँ का विस्तार, उस पर क्या बनाया गया, तो नदी में ही सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब हम एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़े कि ना। तो आप ज़्यादा तकलीफ ना होना चाहिए, इसलिए जब जो पढ़ना है उसको पीछे से पढ़ना पलटेंगे जाके, समझ गए। आ गया सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर कहाँ पे बनाई गई है, गुजरात पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखी है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी है। तो इस नर्मदा नदी का क्या है, कहे थे कि जल विस्तार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कहें तो मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। तो आपका मध्य प्रदेश गुजरात है, तो मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत, 65.18%। और गुजरात में कितना प्रतिशत, 32.14%। यही आपका आ गया कि मध्य प्रदेश गुजरात जो नर्मदा नदी है इसका विस्तार जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश गुजरात। गुजरात में कौन सी परियोजना,
सरदार सरोवर परियोजना इस पे नर्मदा नदी पे बनाई गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जल का विस्तार है वो कितना जल पाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, कितना विस्तार है 65.18%। और गुजरात में नर्मदा नदी का विस्तार कितना है तो 32। लाभान्वित होने वाले राज्य, लाभान्वित होने वाले राज्य, इस लाभान्वित होने वाले और मध्य प्रदेश, यही है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यही सब है। ये आपको 4 राज्य कहाँ हो रहे, जो क्या हो रहा है नर्मदा नदी से क्या हो रहा है लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो अब देखिएगा मध्य प्रदेश जो एमपी हो गया वो एमपी टच करता है किससे, गुजरात से भी टच करता है, राजस्थान से भी टच करता है और मध्य प्रदेश से भी टच करता है। इसीलिए इसका विस्तार जलस्तर होगा ना, हमें कहे ना कि नदी का जो विकास होगा जो उससे टच कर रही नदी वहीं तक ना प्रभावित होगी, तरफ के थोड़ी ना भाग जाएगा मध्य प्रदेश से उड़ीसा में, बीच वाला में तो टच कर रहा है आंध्र प्रदेश, नहीं टच करेगी। तो हमेशा कहे थे ना कि जो उससे सीमाएं टच कर रही है वही सीमा के अनुसार उसका विस्तार होगा। तो अब हम जाने कि यहाँ पे पढ़े कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ, मध्य प्रदेश और गुजरात, एमपी पढ़े ना। तो मध्य प्रदेश से अब टच कौन कौन सा राज्य कर रहा है, तो मध्य प्रदेश से देखिएगा तो सब पश्चिम की ओर टच करेगा कौन, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। मतलब सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो उठा रहा है यही 4 राज्य उठा रहा है, कौन कौन आपका गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। अब इसी को भारत के अगर मैप में आप देख लेंगे ना तब ना पता चल जाएगा कैसे टच किया सो। तो मध्य प्रदेश कौन है, भारत का दिल है, हृदय एकदम ना, दिल बहुत याद रहता है आप लोग का, भारत का हृदय कहा जाता है हार्ट, कौन सा, मध्य प्रदेश का, क्योंकि वो मिडिल क्षेत्र में है, इसी ना है, यही मिडिल क्षेत्र में जो होगा। तो अगर इसको एरिया को हम देख लें तो ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा सेंटर, ये वाला एरिया आपका हो जाएगा, ये आपका कौन हो गया मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो जाएगा एमपी हो गया। ये वाला एरिया आपको टच कर जाता है कौन सा, राजस्थान से ये वाला एरिया आपको टच कौन सा कर गया, ये आपका गुजरात से, ये वाला एरिया आपको टच क्या करेगा, ये महाराष्ट्र से, यही आपका पूरा टच कर गया। ये आपका बीच वाला मध्य प्रदेश सेंटर से मिला, मध्य प्रदेश में से क्या हो गया राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, समझ गए, यही इसका विस्तार क्षेत्र है, लाभान्वित होने वाला राज्य है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना का विरोध। अब क्या हुआ कि जैसे ये परियोजना बनाई गई तो ये परियोजना बनाने के बाद क्या हुआ कि नर्मदा नदी के ऊपर बहुत सारा वन है, वृक्ष लगी हुई थी। तो अब जो वृक्ष की कटाई होने, जैसे बनेगा डैम तो वहाँ पर से वृक्षों की कटाई होगी। अब बहुत सारा जैसे कि ये डैम बना रहा, ये सब बन रही है, ये परियोजनाएं, तो कहा कि पर्यावरण प्रदूषित होगा ना। तो अब इसी को पर्यावरण को प्रदूषित को रोकने के लिए या जो वनों की कटाई हो रही उसको रोकने के लिए कौन सा विरोध किए थे, तो मेधा जो पाटकर थे, मेधा पाटेकर, वो मेधा पाटकर जी क्या किए कि इसका विरोध चालू किए, कब 1986 ईस्वी में। तो अब यही इनका सरदार सरोवर परियोजना का विरोध कौन किए, मेधा पाटेकर, कितना 1986 ईस्वी में।
इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर क्या कहा जाता है? इंदिरा सागर बांध भी कहा जाता है सरदार सरोवर परियोजना को। तो इंदिरा सागर बांध का इंदिरा गांधी के नाम पे रखी गई थी। इंदिरा गांधी कौन थी? प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रधानमंत्री जी। किसका? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पुत्री थी, सो जिसको क्या कहा जाता है? आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। इसकी भी है कि आयरन, पहले इसको कहा जाता था मोम की गुड़िया, गुड़िया मोम की, कि मतलब गल जाएगा जैसे टेम्परेचर पर है ना, मतलब कि ये ऐसी नाजुक से पली है, मतलब कि ये बाहर में धूल धक्का धूप टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो ये क्या है? मोम की गुड़िया है, मतलब कि जैसे इस पे टेम्परेचर अगर आए, प्रेशर आएगा, ये गल जाएंगे। ये क्या देश चला सकती है? अब बाद में वही मोम की गुड़िया को क्या करे, क्या जाएगा? आयरन मैन के नाम से, आयरन लेडी के नाम से जानी गई। तो यही कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। परिवर्तित किसको लाना है? आपको स्वयं को परिवर्तित लाना है कि हम क्या कर सकते हैं, वो किसी को बारे में पता नहीं है। एग्जाम्पल सब है ना। बाद में अकेले ला दिया, आपातकाल लगा दी, डायरेक्ट पूरा देश में राष्ट्रपति शासन पूरा को ख़त्म कर दिया था। पूरा संशोधन लेकर के आया, 42वां संविधान संशोधन 1976, सब संविधान के लघु संविधान की संज्ञा दी गई, पूरा संविधान परिवर्तित कर दिया वहाँ पर जा कर के। कौन था? अकेले इंदिरा गांधी। हाँ 1976, हाँ उसे भाखड़ा नांगल बांध लिखिएगा। बांध बहुउद्देशीय परियोजना जब कहे ना, तो बहु एक उद्देश्य के लिए नहीं, बहुउद्देशीय परियोजना के मतलब एक से अधिक उद्देश्य, मतलब कि उससे नहीं है कि खाली बिजली बनाना है, बिजली बनाना है, सिंचाई करना है, सिंचाई रोकना है, उसके बाद मतलब बाढ़ को नियंत्रण करना है, इस सब के लिए बनाए। तो इसी को कहा गया बहुउद्देशीय परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल बांध क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बहुउद्देशीय परियोजना को, बहुउद्देशीय परियोजना है, इस परियोजना का कहाँ पे विस्तार है? इसे पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद पश्चिम की बात हो रही है। ये तीनों छोड़ेंगे ना साथ साथ ही मरते दम तक, ये तीनों हमेशा साथ रहता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तनका गुजरातों को टच कर लेता है, ऊपर से कर रहता है ना ये। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसका अथी अरावली भी आएगा, तो ऊपर दिल्ली से क्षेत्र से होते हुए यहीं तक आएगा। ये है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये तीनों है छोड़ेंगे ना साथ ही क्या मरते दम तक। तीनों पक्का 2 से 3 इडियट वाला तीनों जब भी देखे ना कहीं पर या नाम, तो हमेशा अरावली पठार पर देख लीजिए, मरुस्थलीय क्षेत्र पे देख, तो जब भी आएगा ये तीनों साथ ही आएगा। कौन कौन? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पक्का पक्का दोस्ती निभाता है तीनों, कच्चा वाला नहीं। लिखिएगा, लिख लिए। हनुमारुल पानी पीना है, हैं? तो पीछे से पाइप वाला आता है लगाए होने वाला, मुंह में रखे रहता है, तो हमेशा रखे रहना, अब पीते रहना पानी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान लिख लिए। नेक्स्ट लिखिएगा, इसमें राजस्थान राज्यों का क्या है? संयुक्त उपक्रम है। कौन सा उपक्रम है? संयुक्त उपक्रम। निर्माण कार्य कब है? 1963 ईस्वी। किस वर्ष हुई? 1963 ईस्वी में भाखड़ा नदी निर्माण कार्य जो प्रारंभ हुए, कौन सी नदी पे बनाई गई है? सतलज नदी। कौन है बताए थे? कौन नदी? नर्मदा। इस कौन
कौन है जो ऊपर पश्चिमी के क्षेत्र में जो टच कर रहे थे पंजाबी क्षेत्र से, ऊपर से श्री जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, कौन? पांच नदी हो ना पंजाब, पांच नदी। तो इसी 5 नदियों को संगम, कौन नदियों को संगम? 5 नदियों को संगम को क्या कहा गया? पंजाब कहा गया। सो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, यही 5 नदियाँ है। सो इसी भाखड़ा बांध में है ना जो जल है, हाँ, भाखड़ा बांध में जो जलाशय है उसको कहा जाता है गोविंद सागर। कौन सा सागर? यही जो आपका भाखड़ा सागर, भाखड़ा नंगल बांध हो गया, बहुउद्देशीय परियोजना है। और जो भाखड़ा नंगल बांध में जो पानी है नदी, किस पे डैम बनाई गई है? सतलज नदी पर बनाई गई है। उस सतलज नदी पे जो ये भाखड़ा नंगल बांध बनाई गई, उसमें का जो पानी है जलाशय, उसको कौन सा नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। यही आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? बहुउद्देशीय परियोजना घाटी है, जो कहाँ पे फैली हुई है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र पे तीनों साथी है। तीनों साथी के साथ साथ उसके बाद भाखड़ा बांध का निर्माण जो हुआ वो कब पूरा हुआ? तो 1963 ईस्वी में पूरा पूर्ण होके कंप्लीट हो गई। उसके बाद था कि यह बांध कहाँ बनाई गई है? सतलज नदी पर बनाई गई है। और जो इसका अगर देखेंगे कि भाखड़ा बांध में जो पानी है वो जलाशय है, वो जलाशय में उसको क्या कहा गया? गोविंद सागर के नाम से जाना गया। कंप्लीट? कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत है? इतना काफ़ी है, इतना में से तो एक सवाल ना बाहर जाएगा एक को सवाल पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिएगा, कावेरी नदी पर बने बांध। लिख लिए? यही है आपका कावेरी नदी पर, कहाँ पे? कर्नाटक के कावेरी नदी पर। कर्नाटक के कावेरी नदी पर क्या हो गया है? बनाई गई। कर्नाटक स्थित कौन सा? तो शिव समुद्रम। शिव समुद्रम है कौन सा? तो जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना है जो क्या है? भारत की दूसरी सबसे पुराना जल विद्युत है, क्या ना? सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम जल विद्युत। क्या नाम है? तो कावेरी नदी पर बनी गई। कर्नाटक, तो ये वाला एरिया आपको जो बीच वाला क्षेत्र हो जाएगा वही आपका कर्नाटक का क्षेत्र हो जाएगा। ये एरिया यही आपका कर्नाटक है। तो जो ये कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, यही क्या है? कर्नाटक कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है। भारत की दूसरी सबसे क्या है? पूरा 1902 ईस्वी में। यही कोई पूछ ले तो कहाँ तक? कावेरी नदी पर बने कौन सा क्षेत्र तक? कर्नाटक को कवर करता है। और इस कर्नाटक पर कहाँ? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजनाएं की निर्माण की गई, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना, पुरानी परियोजना है, जिसकी क्या निर्माण कब की गई? 1902 ईस्वी में निर्माण की गई। अब फिर यहाँ पे तो तेलंगाना में, और तो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना, जानते हैं ना? तो यही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। उसके विस्तार यही है, ज़्यादा नहीं इसमें। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी क्या है? आंध्र प्रदेश।
यही आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी से गुजरती है। उसके परियोजना कब चालू हुआ था? तो 1967 ईस्वी में। विस्तारित कहाँ है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। भारत के मैप में देख लीजिएगा तो आंध्र प्रदेश क्या है? तो जस्ट तमिलनाडु से लगता हुआ तटीय किनारा है, यही ना है। तो यही पूरा तट का किनारा, यही आंध्र प्रदेश से कौन अलग हो गया? तो आपका तेलंगाना अलग हो गया। तो यही ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना का क्षेत्र हो जाएगा। तो ये हो गया आपका तेलंगाना, ये वाला एरिया हो गया आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तो यही नागार्जुन सागर बांध क्या है? कृष्णा नदी से पर बनाई गई है। कहाँ, कौन सा राज्य जो लाभान्वित होता है? विस्तारित कहाँ है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट लिखिएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध लिखेगा। हीराकुंड बांध में कितनी सिंचाई की जा रही है? 10 लाख हेक्टेयर। 10 लाख हेक्टेयर पर क्या हो रही है? सिंचाई हो रही है। तो यही आपका हो गया हीराकुंड बांध। अगर भारत के मैप में देख ले कहाँ पे है, तो भारत के मैप में क्या हो रहा है कि यही एरिया, तो यही एरिया वाला ऊपर वाला जस्ट चले जाएंगे आंध्र प्रदेश से ऊपर कौन होगा? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ऊपर छत्तीसगढ़, झारखंड से लग जाएगी, इसकी सीमा लगेगी ना। आए तो अब यहाँ पे जो आपका आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर वाला किनारा चले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओडिशा का क्षेत्र हो जाएगा, ओडिशा। यही हीराकुंड बांध कहाँ बना है? ओडिशा पर कौन सी नदी है? तो महानदी है। इसी महानदी पे बनाए गए हीराकुंड बांध। निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ। कहा कि कब शुरू हुआ? तो 1948 में। अब बनकर के कब तैयार हो गया? 1957। विश्व का कौन सा बांध है? सबसे लंबा बांध है, इसीलिए इसकी कुल लंबाई लिखे। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। सिंचाई 10 लाख हेक्टेयर पे क्या होती है? इस बांध से सिंचाई होती है। सो यही हो गया आपका कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट लिखेंगे चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना चंबल इटावा के समीप यमुना में जाके मिल जाती है, यही ना है। अब देख ली इसका जो पूरा क्रम देखे तो चंबल घाटी परियोजना, तो चंबल घाटी परियोजना में कहा जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकल रही है? तो चंबल नदी जो मुख्य रूप से एमपी, चंबल पर पीछे पढ़ाए हुए हैं ना, तो चंबल नदी जो है चंबल घाटी पर इसीलिए पीछे पढ़ाए हुए थे। अब यहाँ पे लिखने का कोई उद्देश्य था नहीं कि अब नदी कहाँ से उद्गम हुआ, कहाँ, वो तो सब नदी पहले पढ़े हुए। अब हमको सिर्फ डैम के बारे में पढ़ना है तो शॉर्ट हो गया कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो लिख दिए। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश के महू के कौन से विंध्य श्रेणी से निकलती, तो हमेशा निकल देखते थे ना कि ऊपर से निकलने वाली जो नदियाँ थी प्रायद्वीपीय और हिमालय तट से निकलने वाली नदी, तो हमेशा हम कहते हैं कि नदी का अधिकतम जो निकलेगा वो कहाँ निकलेगा? अति इधर से द्वीपीय से, और न तो पर्वत से उद्गम होगी। उसका बहाव होता है जो मैदानीय क्षेत्र में होती, तो देखे थे ना गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब का। नीचे प्रायद्वीपीय वाला देखे थे कि दो नदी को दो भाग देख लिए थे, एक निकलने वाली कहाँ से? पर्वत के नदी से, पर्वत से, और दूसरा देखे थे दक्षिण प्रायद्वीपीय से। तो दक्षिण प्रायद्वीप में देखे थे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब, और ऊपर से ओर से हिमालय, गंगा,
गंगा और ब्रह्मपुत्र देखिए, सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु की सहायक नदी सबको देख लिए थे जो कोई हिमालय पर्वत से निकल रही थी। तो वही यहाँ पे हो गया कि मध्य प्रदेश के महू विंध्य श्रेणी से कौन से जनपांव से निकलती है और इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। तो यमुना कौन है? तो यमुना नदी जो हमारा है वो गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कहाँ से, पश्चिम क्षेत्र से, आगरा से मुख्य रूप से बहती हुई क्या होती है यमुना नदी, यहाँ देव प्रयाग में आएगा, प्रयागराज में और इलाहाबाद प्रयागराज में, वहाँ पर आकर के किससे मिल जाएगी, गंगा में मिलेगी और गंगा की ओर बढ़ चलेगी। तो यही यमुना नदी का था। देख लीजिए, जो चंबल परियोजना है वो किसका, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है सो प्रदेश। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है, तो राजस्थान, जवाहरलाल सागर बांध, ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में। यही आपको कह रहा था कौन कौन, तो जो आपका चंबल नदी घाटी परियोजना की संयुक्त परियोजना है, इसी परियोजना का क्या कहा गया है कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राजस्थान सागर बांध राजस्थान में। तो वही शिलान्यास कर दी गई थी उसका, कब, 1954 में। अब वहाँ पर कार्य करना प्रारंभ हुआ, मतलब बनना चालू हुआ कब, 1957। अब पूरा बन करके तैयार कब हो गया, 1960। तो यही कभी फंसा ले इसमें कि क्या क्या डेट है, तो ये कर लेंगे कि 3 गो डेट होता है का शिलान्यास 1954 कब करके, कब उसका प्रारंभ चालू हुई तो 1954 का है, कार्य वर्ष कब है तो 1957 कब है, कब बनकर डायरेक्ट कहे कि कब बन करके तैयार हुआ तो 1960 में। तो यही आपका हो गया कि चंबल घाटी परियोजनाएं है वो क्या है कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है कि मध्य प्रदेश के महू के विंध्य श्रेणी से जो चंबल नदी है जनपांव से निकलती है, जो इटावा के समीप उस नदी में आकर कौन सी नदी मिल जाती है, यमुना नदी आकर के मिलती है इसे। उसके बाद कहा गया कि ये जो चंबल घाटी परियोजना है वो मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों मिलकर बना है राजस्थान और मध्य प्रदेश। और कह रहा है कि जो इसका जो नाम है इसी पे बनाया गया है नाम, तो गांधी सागर बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान और जवाहरलाल सागर बांध राजस्थान। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के कहाँ पे बनाई गई है, तो मंदसौर जिला मध्य प्रदेश का, जिसका कहेगा शिलान्यास कब हुआ तो 1954 ईस्वी में, और कहेगा कि कार्य कब प्रारंभ हुआ तो 1957, और बनकर पूरा तैयार कब हो गया 1960। कंप्लीट है। इस टॉपिक लिखेगा टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना तब परियोजना आपका उत्तराखंड के, तो उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य इसमें है कि जो इसमें अतिरिक्त जल होता है ना, जल जो अतिरिक्त जल है उस अतिरिक्त जल को क्या करना, संग्रहित, मतलब जमा करके संग्रहित करके क्या करना, जो अतिरिक्त उद्देश्य है उत्तराखंड के टिहरी जिला में बनाया गया उद्देश्य क्या है, अतिरिक्त जल जो है उस अतिरिक्त जल को क्या करना है, संग्रहित करना है। अतिरिक्त जल को क्या कर देना है, संग्रहित करना है। और इसका संग्रहित करके क्या करेंगे, तो जो डैम बनाएंगे उसके अति पानी को एकत्रित करके किस किस रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो बाढ़ को नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, बाढ़ को नियंत्रण करना। फिर जो पानी है उसको सिंचाई के रूप में उपयोग करना, और विद्युत उत्पादन
यही है। तो यही ना कह रहा है कि जो टिहरी बांध परियोजना है उत्तराखंड के टिहरी जिला में उद्देश्य क्या है कि अतिरिक्त जल को संग्रहित करना, क्या करना, संग्रहित करना है, जिसका है पहला काम है कि बाढ़ को नियंत्रण करना, उसके बाद सिंचाई को क्या कर देना, सिंचाई करने के लिए कार्य करना, उसके बाद विद्युत स्वीकृति। इस परियोजना के स्वीकृति कब मिला, 1972 में प्राप्त हुई, 1972 में प्राप्त हुई। और निर्माण कार्यवर्ष, निर्माण कब हो गया, 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में मतलब बनना चालू हो गया। यही है। क्या क्या कह रहा है कि जो टिहरी बांध परियोजना है इसकी स्वीकृति कब मिली, 1972 ईस्वी में। और निर्माण कार्यवर्ष प्रारंभ कब हो गया, 1978 ईस्वी से प्रारंभ हो गया। लिखिएगा, टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे बड़ा बांध कौन था, हीराकुंड बांध। सबसे क्या थी लंबी, कितना था, 25.8 किलोमीटर। और कहेगा सबसे ऊंचा बांध था कौन सा बांध, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध। लिखिएगा, टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध 20.5 मीटर है। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध, देश का सबसे ऊंचा बांध, देश का सबसे, टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे है, देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध में। उत्तराखंड कितना मीटर है, तो लिख लीजिएगा 20.5 मीटर ऊंचा न है। तो संग्रहित क्या करना, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग कर लेंगे। क्या कहा कि जो इसकी स्वीकृति मिली, कब मिली, 1972 ईस्वी में स्वीकृति मिली। और बनकर तैयार कब होती, प्रारंभ कब हुआ, जब बनाना, तो 1978 ईस्वी में प्रारंभ, निर्माण वर्ष हो गई। देश का सबसे ऊंचा बांध 20.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब लिखिएगा नेक्स्ट, मुख्य परियोजना। लिखेगा मुख्य परियोजना। मुख्य परियोजना में लिखेगा मुख्य परियोजना, इसकी बांध परियोजना का निर्माण, इडुक्की बांध परियोजना। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें पहला इडुक्की बांध परियोजना, इडुक्की बांध परियोजना इडुक्की बांध परियोजना, इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में, कौन सा राज्य है, केरल। नदी लिख लेंगे, कौन सी नदी में, केरल में कौन नदी बहती है, पेरियार। महाराष्ट्र राज्य, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। नदी कौन सी है, गोदावरी नदी में। इसे यही कुछ मुख्य है जिसका इसी वन लाइनर बनता है, कभी पूछ ले तो मार देंगे, ठीक। मुख्य परियोजना वाला में कौन कौन आप लोग देख लिए। सबसे पहले है इडुक्की परियोजना। कौन सी परियोजना, इडुक्की बांध परियोजना, जो कहाँ है, केरल राज्य में है। नदी कौन सी है केरल में, पेरियार नदी पर है। उसके बाद मेत्तूर परियोजना कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में। कौन सी नदी, कावेरी नदी पर बनाई गई है। उसके बाद मयूरक्षी परियोजना कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड राज्य में।
कौन होते हैं? तो ये दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। सो उसके बाद है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। जो कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर है। सो यही आज आपका पूरा परियोजना कंप्लीट हो गया।